हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन, सीईटी एग्जामिनेशन, यू कैन से गेट एग्जामिनेशन, पेट एग्जामिनेशन, यूजीसी सीएसआर नेट, और यू कैन से सेट एग्जामिनेशन, इवन दो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेम। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो तो ये आप लोगों के लिए मेरा चैनल काफी वैल्यूएबल है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने ले आया हूँ वो काफी बेहतरीन टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यू कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और यू कैन से प्रिंसिपल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये सब एक जैसा ही है, एक जैसा ही मतलब उसी कंसेप्ट के दूसरे वर्ड्स का नाम है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी which is also known as a recombinant DNA technology. It is also known as a recombinant DNA technology. R stand for recombinant DNA technology. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ अ साइंस which deals with the study of changing the structure of a DNA, changing the structure of RNA, changing the structure of chromosome for our own desire. Yes, मैं आपको सिंपली एक लॉजिकली बता देता हूं कि जैसे नॉर्मल राइस प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल राइस प्लांट है और नॉर्मल कैरेट प्लांट है। तो कैरेट प्लांट की एक बीटा कैरोटीन की जीन्स अगर आप राइस प्लांट के अंदर इम्प्लांट कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, तो जो राइस प्लांट है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो नॉर्मली व्हाइट राइस नहीं होगी बल्कि वो गोल्डन राइस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि व्हाइट राइस के फीचर्स तो उस प्लांट में रहेंगे, स्पेशली कैरेट के कुछ फीचर्स भी इस व्हाइट राइस में एंटर हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स और इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. Genetic engineering is also known as rDNA technology, and this concept of rDNA technology first time was introduced by the Dr. Peter Loban. So Dr. Peter Loban was the first person who introduces the concept called genetic engineering. But genetic engineering do not got much scope. सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट या तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की कंसेप्ट पीटर लोबान ने बताई थी। उन्होंने कुछ ऐसी आइडियोलॉजी बताई थी कि जीन हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। लेकिन डॉक्टर पीटर लोबान की ये कंसेप्ट इतनी फेमस नहीं हुई जब तक फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की डिस्कवरी नहीं हुई, तब तक डॉक्टर पीटर लोबान की ये जो कंसेप्ट थी इतनी फेमस नहीं हुई। तो हम बेसिकली देखते हैं, यू कैन से फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये किसने डिस्कवर की थी? सबसे पहली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डिस्कवर की थी स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन was discovered by these two, you can say, greatest scientists in the field of biotechnology. They were Stanley Cohen and Herbert Boyer. क्या किया था इन्होंने? देखिए, अभी आप जीन्स का नाम देख के ही समझ गए होंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक का मतलब होता है यू कैन से मेडिसिन अगेंस्ट ए बैक्टीरियल सेल। जो भी मेडिसिन हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट खाते हैं उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। यस, तो ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब ऐसी जीन्स जो अगर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और वो बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं, तो उस ह्यूमन बीइंग में उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप कोई भी मेडिसिन यूज में नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
साल्मोनेला typhimurium. Salmonella typhimurium is a one type of a bacteria in which one plasmid was found, and this plasmid was carrying some antibiotic property, antibiotic resistant property. तो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने इस प्लाज्मिड में से एक जीन्स को रिमूव किया, और वो जीन्स थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। वो जीन का नाम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इस जीन्स को इन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर इस बैक्टीरिया को हम कोई एंटीबायोटिक से किल करने की कोशिश करते हैं तो ये बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंटीबायोटिक को टॉलरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन है इनके अंदर, और उस जीन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और यहां से बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली जेनेटिक इंजीनियरिंग या तो आप कहो आरडीएनए टेक्नोलॉजी काफी फेमस हो गई। और यहां से अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का नया बर्थ हुआ है, यहां से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई, जिसे हम कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अभी आप ये समझ लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। आप ये समझ लीजिए पहले रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है। सी, to show you this I have to use two different colors of markers. Like suppose this is the DNA of one organism, you can say A1, and this is the DNA of another organism, you can say A2. Okay, now when we are removing one segment from A DNA 1 and we are cutting a small segment from A DNA 2, so we are transferring this part into this one. Yes, so now this becomes recombinant. This becomes recombinant. Why we call it recombinant? This is recombinant. You can say re means again, combinant means combination. सबसे पहले A1 डीएनए में भी एक कॉम्बिनेशन थी, A2 डीएनए में भी एक कॉम्बिनेशन थी। ये दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के एक नई कॉम्बिनेशन बन गई, इसके लिए हमने इसे कहा रिकॉम्बिनेंट। अभी कॉम्बिनेशन में देखिए, इस डीएनए में जितने फीचर्स थे वो तो उसमें है ही अभी भी, लेकिन इस डीएनए के कुछ फीचर्स भी इसमें ट्रांसफर हो गए, तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी का एक दूसरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसी होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Now you have understood the historical portion of the recombinant DNA technology. That recombinant DNA technology was first time introduced by the scientist called Peter Loban. But recombinant DNA technology becomes much famous after the discovery of a first antibiotic resistant gene by the scientists Stanley Cohen and Herbert Boyer. And this discovery led the new terms of biotechnology that was called modern biotechnology. तो आइए हम देखते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं बेसिकली हम देखते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देखो ओवरव्यू देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं आपको एक स्पेसिफिक बात पहले ही पढ़ा देता हूँ, अभी एक चीज बता देता हूँ। मैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी अभी मैं उसका सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी पूरा अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक लेक्चर है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ऑलमोस्ट 1.5 आवर का रहेगा। उसमें मैं पूरी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के 6-7 जो स्टेप होते हैं बड़े बड़े, वो मैं आपको पूरे के पूरे स्टेप समझाऊंगा। यहाँ पे हम सिर्फ आरडीएनए टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देख रहे हैं कि आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। यस, सो यू हैव टू स्टडी दी overview of RDNA technology. So RDNA टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपको 4 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट वन, डोनर डीएनए। व्हाट इज डोनर डीएनए?
first you have to need donor DNA or you can say donor gene. अभी क्या होता है donor DNA मतलब donor gene. What is actually the donor gene or you can say donor DNA? Just imagine that we are interested to produce human insulin, okay, but not by the normal way. We are interested to produce human insulin with the help of a rDNA technology. How it is possible? Yes, it is possible. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए इंसुलिन क्या होता है और इसको जनरली ह्यूमन बॉडी में काम क्या होता है. इंसुलिन इज नथिंग बट द हार्मोन produced from leaf-like gland of our body, that is called pancreas, and this insulin is produced from beta cells of pancreas, which is mainly responsible for controlling our blood sugar level. इंसुलिन हमारे पेंक्रिया के बीटा नाम के सेल्स में से प्रोड्यूस होता है और इसका मेन काम है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना. बट इफ इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप और इंसुलिन प्रोडक्शन बिकम्स अनसफिशिएंट, देन वी सफर फ्रॉम वन प्रॉब्लम दैट्स कॉल्ड डायबिटीज. अगर इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है या तो इंसुलिन प्रोडक्शन होना ही बंद हो जाता है, तो हमें जो बीमारी होती है वो होती है डायबिटीज. फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक तो हमें शुगर वाली चीजों को अवॉइड करना पड़ता है लाइफ टाइम, या तो अगर आप शुगर वाली चीजों को प्रेफर्ड भी करते हो तो आपको बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ेगा. बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ेगा. बायोटेक्नोलॉजिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, जब शुरुआत हुई थी इंसुलिन की तब इंसुलिन ओरली भी देते थे, लेकिन जब ओरली आप इंसुलिन देते हो तो डायरेक्टली शुगर लेवल बढ़ जाती है. तो ये ना हो इसके लिए इंसुलिन जो हम बाहर से एनिमल में से बनाते हैं वो जनरली इंजेक्ट करते थे. फर्स्ट टाइम इंसुलिन वाज मेड फ्रॉम द डॉग पेंक्रिया and it was working, but every time we can't use you can say insulin from the dog pancreas, just because now if you imagine what is the population of India, what is the population of the world, और पूरे दुनिया में अगर देखें तो डायबिटीज के कितने पेशेंट होंगे. मान लो डायबिटीज के जितने पेशेंट है उनमें से 5% या 10% लोगों को भी डॉक्टर्स अगर सलाह देते हैं कि आप इंसुलिन इंजेक्ट कीजिए, तो इतना सारा इंसुलिन कहाँ से आएगा? तो वो इंसुलिन किससे बनता है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है. कौन सी टेक्निक से? जेनेटिक इंजीनियरिंग से. जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी एक ही होता है. ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ कि इंसुलिन ह्यूमन बींग का इंसुलिन हम बाहर लेबोरेटरी में फर्मेंटेशन प्रोसेस से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम ओवरव्यू देखें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अ डोनर डीएनए और यू कैन से डोनर जीन. व्हाई वी आर टेकिंग अ डोनर डीएनए और डोनर जीन? We are taking a donor DNA or donor gene just to get the healthy insulin producing gene. Now in my body, yes, when the person is a non-diabetic like me, we are non-diabetic, that time our pancreas is working. जब हम नॉन डायबिटिक होते हैं तो हमारी पेंक्रिया नॉर्मली काम करती है. तो हमें डोनर डीएनए सिलेक्ट करना है. मतलब हमें क्या करना है? वी हैव टू सिलेक्ट बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास. हमें क्या करना है? हमें पेंक्रिया का बीटा सेल सिलेक्ट करना है और उस बीटा सेल में से हम क्या रिमूव करेंगे? वी विल रिमूव डीएनए एंड फ्रॉम डीएनए वी विल रिमूव जीन. विच जीन? इंसुलिन जीन. तो इंसुलिन जीन को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डिजायर्ड जीन. एक चीज याद रखो, स्पेशली आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि सर डिजायर्ड जीन और इंसुलिन जीन में क्या फर्क है. जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको जो जीन चाहिए ना उस जीन को आप कह सकते हो डिजायर्ड जीन. लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट का नाम बदल जाता है तो इंसुलिन की जगह पर पेप्टिडिन जीन्स होगी, हीमोग्लोबिन जीन्स होगी, केराटिन जीन्स होगी, जीन्स का नाम बदल जाएगा. लेकिन वो जीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए आप उसे क्या कहोगे? डिजायर्ड जीन. समझे आप लोगों को? ओके, तो ये हो गया हमारा डोनर डीएनए, डोनर जीन जो हमने बीटा सेल में से पेंक्रिया में से निकाला हुआ है. अब हमें डीएनए को कट करना है जीन्स सेपरेट आउट करने के लिए. तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा मॉलिक्यूलर सीजर, और मॉलिक्यूलर सीजर का नाम है REN. REN स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स वेट कीजिए, मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कल के हमारे लेक्चर में हम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में 1 आवर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसी सीजर है जो डीएनए को कट करने के लिए काम में आती है। जैसे हाउ द स्टिचिंग पर्सन मींस दोस पीपल दोस हु यूज्ड टू स्टिच द क्लॉथ, ओके, सो दे आर टेकिंग अ सोप एंड जस्ट मार्क द क्लॉथ बिफोर स्टार्ट कटिंग। वैसे ही डीएनए एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम अगर कहेंगे एक दर्जी मार्किंग के बिना, कैंची के बिना अधूरा है, वैसे ही एक जेनेटिक इंजीनियर मॉलिक्यूलर सीजर एंजाइम के बिना अधूरा है। क्योंकि डीएनए को कट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको हर स्टेप में डीएनए को कट करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डीएनए को कट करने वाली एक कैंची चाहिए, सीजर चाहिए। तो वो सीजर हम यूज करेंगे, वो होगी मॉलिक्यूलर सीजर, दैट विल बी कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यस, एंड थर्ड we need cloning vector. We need what? Cloning vector, और cloning vector को हम कहेंगे प्लाज्मिड। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि हम इस टॉपिक में सिर्फ ओवरव्यू ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरव्यू समझने के लिए हमें ऊपर से ही समझना है, इस वक्त हमें डिटेल में नहीं जाना है। मैं आपको कह देता हूँ कल हम जो पढ़ने वाले वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसके बाद नेक्स्ट डे को जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोनिंग वेक्टर, मतलब प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड भी हम ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर लेंगे। क्यों, मैं आपको उसके लिए डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर। पहले आप वेक्टर क्या होता है ये समझ लीजिए। वी नो दैट सपोज वन एक्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, and if mosquito bites to that person, and if same mosquito bites to the Y person, so mosquito transfer the protozoa or you can say parasite from X person into the Y person, and Y person also suffer from malaria. Then same mosquito suppose biting to the Y and then biting to the Z person also basically suffer from malaria. So who is mosquito actually? Mosquito is transferer. Mosquito is a carrier for the malaria. Mosquito ने X में से Y में और Y में से Z में मलेरिया नाम की डिसीज को स्प्रेड किया। तो ये स्प्रेड करने वाला कैरियर जो है वो है वेक्टर, और वेक्टर हम जो यूज कर रहे हैं वो है प्लाज्मिड, और मलेरिया में जो यूज होता है वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो यूज होता है। तो जैसे हम डिजायर्ड डीएनए मतलब डिजायर्ड जीन जब हम होस्ट में ट्रांसफर करेंगे ना, तो ट्रांसफर करने के लिए हमें एक कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए, हमें एक वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर होगा प्लाज्मिड। ठीक है, अभी देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए आपके पास डीएनए मतलब जीन्स आ गई, आपके पास डीएनए को कट करने के लिए, जीन्स को कट करने के लिए सीजर आ गई, आपके पास डीएनए को जीन को ट्रांसफर करने के लिए, किसमें ट्रांसफर करने के लिए? प्लाज्मिड में ट्रांसफर करने के लिए। प्लाज्मिड में ट्रांसफर करने के लिए आपके पास प्लाज्मिड भी आ गया। अब प्लाज्मिड और जीन आप देखिए, प्लाज्मिड प्लस जीन टुगेदर इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। क्यों हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे? मैंने आपको पहले से ही बता दिया, a two segment of DNA, a two complete DNA, two strand of DNA is called recombinant। डीएनए के दो अलग अलग स्ट्रैंड, डीएनए के दो अलग अलग टुकड़े, या तो एक पूरा डीएनए और उसमें दूसरे छोटे से जीन्स, जब भी दो अलग अलग डीएनए के पार्ट्स साथ में आके ज्वाइंट हो जाते हैं, इसे सिंपली हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड भी एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है। प्लाज्मिड भी एक डीएनए होता है, और ये देखिए ये है प्लाज्मिड, ठीक है, ये है प्लाज्मिड, और ये देखिए मान लो ये हमारा है डीएनए, ठीक है, ये हमारा है डोनर डीएनए। तो हमने क्या किया? डोनर डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू हमने इतना पोर्शन कट किया। अभी ये जो ये जीन है, इस जीन को हम कहेंगे, इस जीन्स को हम कहेंगे इंसुलिन जीन। और अब ये जीन हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो ये जीन्स हमने ट्रांसफर कर दी। तो ये देखिए ये है जीन, कौन सी वाली जीन? ये वाली है इंसुलिन जीन। और ये क्या था? ये था प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड प्लस
इंसुलिन जीन, टुगेदर इट इज कॉल्ड आर, स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट। तो देखिए प्लाज्मिड भी एक डीएनए का पार्ट है, जीन्स भी एक डीएनए का पार्ट है, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। ओके, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए gene which we have got it from the DNA. Both are the type of a DNA, and when two DNA are combined with each other together we are calling it as a rDNA, recombinant DNA technology। तभी तो हम इसे recombinant DNA technology कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके अंदर हम इस डीएनए को, कौन से वाले डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर सके, तो वो वाला होगा होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल। तो होस्ट सेल कौन सी होती है, होस्ट सेल हम यूज करने वाले हैं ई कोलाई, ठीक है। अब आप एक सिंपल सी लॉजिक ये देख लीजिए, सबसे पहले आपने डीएनए को रिमूव किया, ठीक है, ये डोनर डीएनए, उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू इस डीएनए को कट किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है वेक्टर, आपने वेक्टर को कट किया, फिर आपने इस जीन्स को वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब आप रिकॉम्बिनेंट को कहां ट्रांसफर करोगे, ये देखिए ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर खुद का डीएनए भी है और आपने ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर कर दिया जिसमें प्रॉपर प्लाज्मिड भी है और इंसुलिन की जीन्स भी है। अभी हमें पता है कि बैक्टीरिया जनरली बाइनरी फिजन प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, तो ये एक बैक्टीरिया है, बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन से कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, और ये दोनों बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये 4 बैक्टीरिया टोटल 8 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, 8 बैक्टीरिया 16 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो 1 बैक्टीरिया टर्न इनटू 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into you can say 16, 32, 64, likewise ऐसे जनरली 1 डे में 10⁻⁶ in 24 आवर्स ये इतने बैक्टीरिया बन जाएंगे, ठीक है। इतने बैक्टीरिया 10⁻⁶ in 24 आवर, मतलब 24 घंटे के अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 10 लाख तक पहुंच जाएगी। और अगर हम और 24 घंटे रखते हैं तो क्या होगा, 10 लाख into 10 लाख बैक्टीरिया की क्वांटिटी होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सभी बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन्स होगी, सभी बैक्टीरिया के अंदर जितने बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन। आपको पता है हमने ई कोलाई बैक्टीरिया क्यों लिया, हमने डॉग में ये जीन्स क्यों नहीं ट्रांसफर की। अगर डॉग में जीन्स ट्रांसफर की तो डॉग 1 में से 2 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। हम कोई भी अगर एनिमल यूज करते हैं तो कोई भी एनिमल इतनी स्पीड में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आर generally showing sexual reproduction, but bacteria are dividing by binary fission। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ई कोलाई बैक्टीरिया जनरली 18 to 20 मिनट में डिवाइड हो जाते हैं। तो 18 to 20 मिनट में डिवाइड होते हैं, अगर वो 10⁻⁶ 24 आवर में 10 लाख बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो ये 10 लाख बैक्टीरिया 48 आवर में कितने होंगे, 10 लाख into 10 लाख। आई डोंट नो, मुझे, मैं बायोलॉजी वाला इतना मैथमेटिक्स मुझे नहीं आएगा, 10 लाख into 10 लाख कितना होगा, ठीक है। और उस जितनी क्वांटिटी होगी, थर्ड डे को अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक आफ्टर 48 आवर into 10 लाख, और वो जितना कलेक्शन होगा अगर हम और एक दिन रखते हैं, सो दैट क्वांटिटी into 10 लाख। और ऐसे जितने दिन बढ़ाते जाओगे, बैक्टीरिया की करोड़ों 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 करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन के भी ऊपर कोई क्वांटिटी आती है, अगर पैरामीटर आता है तो इतने बैक्टीरिया की क्वांटिटी बन जाती है। और ये सभी के सभी बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन। और ये इंसुलिन फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कंपनी बनाती है, कंपनियों से एजेंसी वालों को बेचती है, और एजेंसी वाले मेडिकल स्टोर में बेचते हैं, और मेडिकल स्टोर में से डायबिटिक पेशेंटों से परचेस करके आते हैं और इंजेक्ट करते हैं। तो ये था rDNA टेक्नोलॉजी, हाउ टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो क्लियरली समझ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें से ओवरव्यू बताया है, हमने अभी तक पूरी चीज नहीं देखी है, ठीक है। ये सिर्फ ओवरव्यू, ऊपर से हमने देखा है। rDNA टेक्नोलॉजी में आपको बता दूं, डोनर डीएनए कैसे सिलेक्ट करते हैं, जीन्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा, ये हमने 4 ही चीजें देखी, ये टोटल 6 स्टेप में डिवाइड होती है।
और ये पूरे के 6 स्टेप हम ऑलमोस्ट 1 आवर टू 1.5 आवर, हो सके तो उससे भी ज्यादा टाइम में हम ये देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो जनरली नीट की स्टडी करते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।